चलिए भाई, लास्ट क्लास में कहां तक हमारी बातें हो चली थी? अच्छा, ओजोनोलाइसिस में हमने कुछ बातें शुरुआत में लिखी थी और आखिरी में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपके कार्बोनिल कार्बन पर, ध्यान से सुनेंगे, कार्बोनिल कार्बन पर अगर हाइड्रोजन है, इधर क्या है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद यहां H की जगह कौन मिलेगा? OH। ये हमें पता चला। डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली ओजोनोलाइसिस रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होगा, तो हमें मालूम होना चाहिए। देखो मैं आपको बता दूं, ओजोनोलाइसिस एक ऐसी रिएक्शन है जो लगातार जेईई मेंस में भी पूछ रहा है, आगे भी पूछता रहेगा। सिंपल सा रीजन उसका, क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है ना, वो एल्डोल कंडेंसेशन के रिएक्टेंट बन जाते हैं, आगे टोलेंस फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट के रिएक्टेंट बन जाते हैं। तो एल्किन से शुरू करके एल्डिहाइड से कनेक्ट कर लेता है क्वेश्चन को। तो ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उसके लिए, तो यहां से वो हमसे बात करेगा ही करेगा। आइए सबसे पहले हम यहां पर कुछ रिएक्शंस लिखते हैं, फिर मैकेनिज्म समझेंगे। मान लीजिए ये हमारे सामने एक एल्कीन है, आप साथ के साथ लिख सकते हैं। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहां पर H लगा हुआ है, यहां पर CH3 लगा हुआ है। रिएक्शन किन किन कंडीशंस पर करवाई जा रही है? रिएक्शन करवाई जा रही है सबसे पहले ओजोन के साथ। नॉर्मली इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पर करवाते हैं, -78 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो ओजोनॉइड बनता है ना वो एक्सप्लोजिव होता है। क्लियर? तो लो टेम्परेचर पर करवाते हैं। दूसरे स्टेप में रिएक्शन करवाई जाएगी वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, या फिर अगर अपन बात करें तो रिएक्शन आपकी करवाई जा रही है किसके साथ? ओजोन के साथ, वही -78 डिग्री सेल्सियस। दूसरे स्टेप में रिएक्शन आपकी करवाई जाएगी किसके साथ? डाई मिथाइल सल्फाइड के साथ। फिर अगर अपन बात करना चाहें तो रिएक्शन करवाई जा रही है ओजोन के साथ, वही -78 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अगले स्टेप में रिएक्शन करवाई जाएगी एसिटिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। क्लियर? ये सभी के सभी एक ही टाइप के प्रोडक्ट आपको रिएक्शन में देंगे। इन तीनों कंडीशंस पर रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सेम। हम समझेंगे मैकेनिज्म से। और अगर अपन बात करना चाहें, अब थोड़ी सी कंडीशन बदलेगी। रिएक्शन हम करवा रहे हैं ओजोन के साथ, वही -78 डिग्री सेल्सियस। दूसरे स्टेप के अंदर या तो हम H2O2 का इस्तेमाल कर लें, या फिर हम वाटर के साथ जिंक ना दें। O3 के साथ रिएक्शन वही -78 डिग्री सेल्सियस। अगले स्टेप में केवल आपको H2O दिया गया है। सभी लोग इन दोनों कंडीशंस पर ध्यान देंगे क्योंकि ज्यादातर यही दो कंडीशंस पूछी जाती है। पहले वाला स्टेप सभी रिएक्शंस में सेम है, रिएक्शन विद ओजोन। अगले वाला जो स्टेप है वो सभी में चेंज किया गया है। ऊपर वाले तीनों में बनने वाला जो प्रोडक्ट है, यहां से लेकर यहां तक एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। लाइसिस का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि आपका बॉन्ड क्या होने वाला है? ब्रेक होने वाला। लाइसिस, ओजोन कार्बन कार्बन बॉन्ड को ही सुलटा देगा। नीचे वाले जो दोनों कंडीशंस हैं, इसमें आपके प्रोडक्ट अलग हो सकते हैं। इसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। क्लियर? अब आपको कंफ्यूजन आएगा क्वेश्चंस में। कैसे? कई बार वो बोलता है एल्कीन है जिसका ओजोनोलाइसिस करवाने पर एक्स या वाई बना, फिर उसका आगे रिएक्शन करवाया। नाउ आई एम कंफ्यूज सर, कि अगर उसने ओजोनोलाइसिस लिखा है तो मैं किसको मानूं? मैं रिडक्टिव वाले को मानूं या फिर ऑक्सीडेटिव? अगर सिंपल उसने लैंग्वेज में इस्तेमाल में लिया है किसका? ओजोनोलाइसिस, तो आपको बाय डिफॉल्ट रिडक्टिव मानकर चलना है। कौन सा मानकर चलना है? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस आपको मानकर चलना है। अगर लैंग्वेज में लिखा हुआ है किसका? ओजोनोलाइसिस करने पर, तो आपको रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस मानकर चलना है। ठीक है? आइए अब इस रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए इस रिएक्शन में ना जुगाड़ बहुत ही सिंपल होता है, बहुत सिंपल सा जुगाड़ चलता है। क्लियर?
तो इसमें जुगाड़ क्या चलता है एक बार मैं आपको बताऊं, दोनों में ही स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या होते हैं, सेम। जुगाड़ ये होता है कि जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच का जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दीजिए और एक ऑक्सीजन इधर जोड़ दीजिए, तो इधर वालों का प्रोडक्ट तो सिंपल सीधा बनकर आपके पास आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बताइए ये हमारे सामने क्या था, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन जोड़ दिया। यहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच में क्या था, डबल बॉन्ड टूट गया और ऑक्सीजन जोड़ दिया। क्लियर। अब देखो इधर वाले सेकंड स्टेप में अगर वाटर के साथ जिंक है तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी ZnO की। किसकी फॉर्मेशन होगी, ZnO की। याद रखने के लिए ओजोनोलाइसिस में कितने ऑक्सीजन थे बताओ, 3। तो एक इधर टिका दिया, एक इधर टिका दिया और बचा हुआ ऑक्सीजन जिंक के साथ चला गया। नीचे वाले में भी प्रोडक्ट आपके सामने एग्जैक्टली सेम बनते हैं, बस आपने जो बाद में लिया है वो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है और वो साइड प्रोडक्ट है जो आपसे कभी पूछेगा ही नहीं। यहां पर रिएक्शन करवाओगे तो वही डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो और तीसरा ऑक्सीजन इसको टिका दो, सल्फर को। तो यहां पर आपके सामने बन जाएगा डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अगर आप जानते हैं तो ये DMSO इन शॉर्ट कहलाता है। SN2 में बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट का भी काम करेगा। क्या बोलते हैं इसको, DMSO। साइड प्रोडक्ट आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, एग्जैक्टली सेम टू सेम कहानी इसकी रहने वाली है। तो इस रिएक्शन में आप देखो ये बना हुआ प्रोडक्ट कौन है, कीटोन। यहां पर आपका बना हुआ प्रोडक्ट ये कौन है, एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो रिडक्टिव में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दोनों एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, दोनों कीटोन भी बन सकते हैं, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन भी बन सकता है। यानी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की फॉर्मेशन होती है आपके रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। इधर वाली रिएक्शन में भी जुगाड़ आपका स्टार्टिंग में सेम रहेगा, वही डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो। मतलब स्टार्टिंग जो प्रोडक्ट बनकर आएंगे वो दोनों में ही क्या बनकर आएंगे, सेम। डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये स्टार्टिंग में हमारे सामने बनकर आया। तो ये तो सर ऊपर भी बन रहे थे, एग्जैक्टली यहां पर भी वही बन रहे हैं, यहां पर भी वही बन रहे हैं, इन दोनों कंडीशंस के ऊपर। बट जो सेकंड कंडीशन है वो चेंज हो जाती है। आपका जो H2O2 है दोस्तों, क्या है, H2O2 है। आप आईओसी पढ़ चुके हैं, आप इसके बारे में जानते हैं, ये होता है ऑक्सीडाइजिंग, अगर अपन बात करना चाहें, एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपके बने हुए प्रोडक्ट्स का ऑक्सीडेशन कर सकता है। अब अगर अपन बात करें इसकी, तो आप गौर से देख पा रहे होंगे ये तो क्या है, कीटोन। और कीटोन में कार्बोनिल कार्बन पर H नहीं है, तो कीटोन्स अंडर नॉर्मल कंडीशन ऑक्सीडाइज नहीं होते। पर इस रिएक्शन में जो बना हुआ प्रोडक्ट है दैट इज एल्डिहाइड। और आप जानते हैं एल्डिहाइड्स में कार्बोनिल कार्बन के ऊपर कौन है, H, और ये ऑक्सीडाइजेबल H होता है। क्लियर। तो इस कंडीशन पर इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इसमें तो H2O2 आपको दिया गया है बकायदा। नीचे वाले में देखो आपके सामने कौन दिया है, केवल H2O। फिर से आंखें एक बार ऊपर की तरफ करो, इसमें Zn साथ में वाटर, इसमें केवल वाटर। तो ये जो तीसरा ऑक्सीजन बचा हुआ है, ओजोन से कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं, 3। जब जिंक होता है ना तो फॉर्मेशन हो जाता है किसका, ZnO का। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है मेटल जिंक। क्लियर। पर जब जिंक नहीं होता है ना तो वो तीसरा जो ऑक्सीजन है इसमें से वो किसको मिलेगा, वाटर को। और रिएक्शन में किसकी फॉर्मेशन होगी, H2O2 की। और H2O2 यहां सीधा दे दिया है। अगर जिंक नहीं है वाटर के साथ तो रिएक्शन में H2O2 की फॉर्मेशन होगी। और H2O2 आप सभी जानते हैं क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिएक्शन को यही रोकेगा कि आगे लेकर जाएगा आगे। तो इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, रीजन बीइंग कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन पर नहीं होता, एल्डिहाइड्स का हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट तो कीटोन तो एज इट इज रह जाएगा आपका, लेकिन जो आखिरी प्रोडक्ट था एल्डिहाइड वो चेंज हो सकता है। और आप जानते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका ऑक्सीडाइजेबल H किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में। तो इस बार आपकी रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है वो एक तो क्या बन गया, कीटोन, और दूसरा कौन बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। तो ये हमारे सामने होता है दोनों रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है। पर्टिकुलरली एनसीईआरटी इसका और इसका डिस्कशन करता है, ऊपर से पहला और नीचे से भी पहला। बाकी रिएजेंट तो दूसरी स्टैंडर्ड बुक्स इस्तेमाल में लेती हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि आप कंफ्यूज ना हो।
तो अगर जिंक है वाटर के साथ तो सिंपल डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो। यहां पर भी डाइमिथाइल सल्फोक्साइड रिड्यूसिंग का ही काम करता है, बने हुए प्रोडक्ट का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर एसिटिक एसिड साथ में जिंक है तो बने हुए प्रोडक्ट का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर H2O2 दे दिया है तो डायरेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है, या फिर वाटर के साथ H2O2 सॉरी वाटर के साथ जिंक नहीं दिया है तो H2O2 रिएक्शन में ही बनेगा, और बनने के बाद आपके बने हुए प्रोडक्ट्स का फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकता है। पहले आप इतना नोट डाउन करेंगे, फिर हम इसकी मैकेनिज्म जानेंगे तो हमें बेटर क्लियरिटी आएगी। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई। सुलटा दिया है। ऊपर तीनों रिएक्शंस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? सेम। नीचे दोनों रिएक्शंस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा? सेम। एनसीईआरटी जिसका डिस्कशन करता है ऊपर से भी पहला और नीचे से भी पहला, इन्हीं दो पर बातें करता है, और ज्यादा से ज्यादातर वो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस की बातें करता है, यानी कि जिंक आपका मौजूद रहता है H2O के साथ। अगर वाटर के साथ जिंक नहीं है तो आपका बना हुआ प्रोडक्ट फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H2O2। तो अब आपको जिंक का रोल भी समझ में आ रहा होगा, H2O2 की फॉर्मेशन को अवॉइड करता है। जिंक नहीं है तो वाटर से क्या बन जाता है? H2O2। क्या आप आगे बढ़ सकते हैं? चलिए अब हम बात करते हैं इसके रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में। एग्जामिनर कई बार डेढ़ जाना होता है, उसको पता है इस रिएक्शन का बेहतरीन जुगाड़। क्लियर? मास्टर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाता है, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, तो कई बार वो एंड प्रोडक्ट पूछता ही नहीं है। आप जानते हैं रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन टू स्टेज। स्टेज नंबर 1 एल्कीन रिएक्टिंग विद ओजोन, देन स्टेज नंबर 2 द फॉर्म प्रोडक्ट इज रिएक्टेड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, यानी कि बने हुए प्रोडक्ट का हाइड्रोलिसिस। क्लियर? लेकिन हम प्रोडक्ट बनाने में इतने खो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि रिएक्शन दो स्टेज में आ रही है। हमसे वो पूछता पहले का प्रोडक्ट, हम बता के दूसरे तक आ जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से रिएक्शन हुई होगी। पूरा मैकेनिज्म तो डिटेल में डिस्कस नहीं होगा, लेकिन जितना हमारा काम चल जाएगा उतना हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये हमारे सामने एल्किन है, सभी के पेन कुछ देर के लिए डाउन होने चाहिए। ये हमारे सामने एल्किन गिवन है, ठीक है। रिएक्शन में किसके साथ करवा रहा हूं? ओजोन के साथ। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है ओजोन के साथ, एंड रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। टेम्परेचर यूजुअली मेंशन नहीं करता है क्योंकि उस ज्यादा बात करेगा नहीं इससे। तो अगर अपन बात करना चाहें किसके? ओजोन के बारे में, तो हम सभी जानते हैं ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। टेक्निकली पॉजिटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर होता है, पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कौन से ऑक्सीजन का होता है? टर्मिनल। बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको ये बातें बता चुका हूं। आप एक बार ये सोचिए, इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3 बॉन्ड। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले ले तो बताइए कौन से वाले ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आएगा? इधर वाले ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहां से शायद आपको बेटर क्लियरिटी आ जाए। ये देखो बीच वाला ऑक्सीजन तो क्या है? न्यूट्रल है। क्लियर? अगर ये इसको अपना क्या दे दे? लोन पेयर, तो डोनर पर पॉजिटिव, एक्सेप्टर पर नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव आ गया यहां तो, और वो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गया है। तो ये ऑक्सीजन है आपका टेक्निकल इलेक्ट्रोड एफिशिएंट। तो एल्कीन से ये क्या मांगेगा? पाई इलेक्ट्रॉन।
तो एल्कीन इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इस तरीके से। जैसे इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, बाजू वाला ऑक्सीजन अपना पाई बॉन्ड अपनी तरफ तोड़ देगा। क्लियर? तो आप बताइए, अगर एल्कीन ने इसको अपने पाई इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पर क्या डेवलप होने लगेगा? पॉजिटिव चार्ज। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बाजू में जो ऑक्सीजन है उस पर क्या है? लोन पेयर। तो वो हाथों हाथ अपना लोन पेयर सप्लाई कर देगा। अब स्लो मोशन में समझिए, जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस पर कैसा चार्ज आना था? पॉजिटिव। तो इसने इसको अपना लोन पेयर शेयर कर दिया, तो इसका क्या गायब हो गया? पॉजिटिव। और इस पर कैसा था? नेगेटिव। तो देने वाले का नेगेटिव गायब और लेने वाले का पॉजिटिव गायब, न्यूट्रल रह गया। बताओ टोटल चार्ज कितना है? 0। तो टोटल चार्ज उधर भी 0 ही होगा। आप जानते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो रिएक्शन जो है आपकी वो कुछ इस प्रकार से चलेगी। स्लो मोशन में आप एकदम बढ़िया तरीके से समझते हुए चलेंगे। यहां पर H है, यहां पर CH3 है। बताइए यहां पर सबसे पहले कौन जुड़ा? ऑक्सीजन। क्लियर? फिर यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो यहां पर कौन जुड़ गया? दूसरा ऑक्सीजन। ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आ गया है। कुछ इस प्रकार से अगर अपन बात करें, प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर आ गया है। ये बना हुआ प्रोडक्ट हाईली अनस्टेबल है। ये जो बना हुआ प्रोडक्ट है ये हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि आप देख सकते हो दो दो पर ऑक्सी लिंकेज आपको साफ साफ दिखाई दे रही होगी। दो दो पर ऑक्सी लिंकेज है। ये जो बनता है इसको बोलते हैं हम मोनोनोजाइट। क्लियर? इसको कई बार प्राइमरी ओजोनोइड भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्राइमरी ओजोनोइड। प्राइमरी ओजोनोइड ये होता है आपका हाईली अनस्टेबल, मतलब ये आइसोलेट नहीं होता है। इसके बारे में मैं सारी बातें बता रहा हूं। हाईली अनस्टेबल, इसके बारे में खास बात है, कांट बी आइसोलेटेड। कांट बी आइसोलेटेड मतलब इसको रिएक्शन मिक्सचर से आप बाहर नहीं निकाल सकते। ये आपके सामने बनेगा प्राइमरी ओजोनोइड के फॉर्म में। ये तुरंत क्या करेगा? रीअरेंज। अब ये रीअरेंज करता है ना, उसमें भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, लेकिन वो हमारे सिलेबस के नहीं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा रीअरेंजमेंट, और यहां से जे एडवांस बात कर चुका है कि बताइए रीअरेंजमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमसे नहीं पूछेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये रीअरेंज करता है ना तो कार्बन कार्बन के हम यहां से बनाएंगे, कार्बन कार्बन के दोनों बॉन्ड तोड़ दो। जिनके बीच में पाई बॉन्ड था, दोनों बॉन्ड्स आप क्या कर दीजिए? ब्रेक। कार्बन कार्बन के जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो आप एकदम क्या कर दें? ब्रेक। ऐसे ये पूछेगा आपसे, मैं बता रहा हूं, ऐसे ब्रेक कर दिए। अब बताइए टोटल कितने ऑक्सीजन है? 3। तो दोस्त 2 ऑक्सीजन तो कहां जाने से आप बाहर नहीं निकाल सकते। ये आपके सामने बनेगा प्राइमरी ओजोनोइड के फॉर्म में। ये तुरंत क्या करेगा? रीअरेंज। अब ये रीअरेंज करता है ना, उसमें भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, लेकिन वो हमारे सिलेबस के नहीं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा रीअरेंजमेंट, और यहां से जे एडवांस बात कर चुका है कि बताइए रीअरेंजमेंट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमसे नहीं पूछेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब ये रीअरेंज करता है ना तो कार्बन कार्बन के हम यहां से बनाएंगे, कार्बन कार्बन के दोनों बॉन्ड तोड़ दो। जिनके बीच में पाई बॉन्ड था, दोनों बॉन्ड्स आप क्या कर दीजिए? ब्रेक। कार्बन कार्बन के जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो आप एकदम क्या कर दें? ब्रेक। ऐसे ये पूछेगा आपसे, मैं बता रहा हूं, ऐसे ब्रेक कर दिए। अब बताइए टोटल कितने ऑक्सीजन है? 3। तो दोस्त 2 ऑक्सीजन तो कहां जाने दी, सॉरी 1 ऑक्सीजन कहां जाने दीजिए? ऊपर, और 2 ऑक्सीजन ऐसे जोड़ दीजिए। कार्बन कार्बन में अभी भी कोई बॉन्ड नहीं होगा। ये जो बनकर आया है इसे हम बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। तो जब भी आपसे कभी पूछे व्हेन ए गिवन एल्कीन इज रिएक्टेड विद ओजोन द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज, तो सीधा डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन ऑक्सीजन मत जोड़ देना, क्योंकि ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? ओजोनॉइड। सर ये नहीं बताऊं क्या? क्योंकि ये तो आइसोलेट होता ही, ये बनते ही इमीडिएटली रीअरेंज होकर उसके अंदर चला जाता है, तो सीधा ये बनकर आता है हमारे सामने। आइए रिएक्शन पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। देखो ये रिएजेंट 1, ये रिएजेंट 1, ये रिएजेंट 1, ये रिएजेंट 1, सब में लिखा हुआ है। क्लियर? लेकिन हम जुगाड़ के चक्कर में खो जाते हैं, रिएक्शन पर ध्यान देते ही नहीं है। फिर पेपर में आएगा, फिर हम चिल्लाने लगेंगे, फिर सबको पता चल जाएगा, फिर क्या मतलब है। आइए अब ये आगे की रिएक्शन चलती है। जैसे अगर अपन बात करें, अब ये बना हुआ ओजोनोइड जो है उसका आपको ब्रेकेज करवाना है। अलग अलग कंडीशंस पर आप रिएक्शन करवा सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है, मैं यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करवा सकता हूं वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक।
तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्लियर? सारे स्टेप हैं, लेकिन यहां जुगाड़ से निकलेंगे। जुगाड़ से कैसे? ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो इस प्रकार से बॉन्ड तोड़ दिया। क्लियर? तो इधर देखो, इस कार्बन का बॉन्ड टूट गया, इधर से इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, तो इस कार्बन में और इस ऑक्सीजन में आपस में क्या बना दो? डबल बॉन्ड। तो एक प्रोडक्ट तो आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। इधर वाले में कार्बन ऑक्सीजन में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? डबल बॉन्ड की। सिमिलरली अगर अपन बात करना चाहें तो इस वाले बॉन्ड को भी तोड़ दो। क्लियर? तो इधर देखो, इस ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट गया, इधर से इस कार्बन का बॉन्ड टूट गया, तो इस कार्बन में और इस ऑक्सीजन में आपस में क्या बना दो? डबल बॉन्ड। तो यहां पर आपके सामने बन जाएगा कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। बताइए आपके सामने क्या क्या प्रोडक्ट बनकर आ गए? ये बनकर कौन आ गया है? कीटोन। और ये हमारे सामने कौन बनकर आ गया है? एल्डिहाइड। पक्का? जी हां। अभी भी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तीसरा, जो किसके पास जाएगा? जिंक के साथ। तो साथ में फॉर्मेशन हो जाएगी ZNO। तो अब ध्यान दीजिए, अगर वाटर के साथ कौन मौजूद है? जिंक, तो उस तीसरे ऑक्सीजन को जिंक ले जाता है। अगर यहां पर जिंक नहीं होता तो H2O2 की फॉर्मेशन हो जाती और मामला पूरा ही चेंज हो जाता। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहें, आप साथ में क्या ले लेते हो? डाई मिथाइल सल्फाइड। तो ये भी एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता है, बस जो तीसरा ऑक्सीजन है वो किसको मिलेगा? अगर अपन बात करना चाहें सल्फर को, तीसरा जो ऑक्सीजन है वो किसको मिलेगा? सल्फर को। ये हमारे सामने डाई मिथाइल सल्फाइड। या फिर अगर अपन बात करना चाहें, आपने एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो इन तीनों कंडीशंस में जो आपके सामने एंड प्रोडक्ट बनकर आएंगे वो सेम रहेंगे। क्या बनकर आएंगे? सेम। और इसे हम रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस कहते हैं। यहां पर आप जानते हैं DMSO की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर? जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, केवल साइड प्रोडक्ट चेंज होगा, ये दोनों तीनों में क्या रहेंगे? सेम। अब अगली कंडीशंस आती है, इधर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए आपने केवल किसका इस्तेमाल किया है? H2O का, या फिर आपने रिएक्शन में क्या ले लिया दूसरे में? H2O2। या तो आप बाहर से ले ले या फिर आप जिंक हटा दे रिएक्शन में से, तो स्टार्टिंग प्रोडक्ट एग्जैक्टली जैसे हमने बनाए थे वैसे ही बनेंगे। बताइए कौन बनकर आया था? एक मोल तो यहां पर हमारे सामने कीटोन बनेगा और एक मोल हमारे सामने कौन बनेगा? एल्डिहाइड। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है? जी हां। और साथ में जब जिंक नहीं है तो तीसरा ऑक्सीजन इसके पास जाना चाहिए और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? बताइए, H2O2। तो जो H2O2 बनेगा वो बने हुए प्रोडक्ट्स को फर्दर ऑक्सीडाइज कर सकता है। नाउ आपको रोल ऑफ जिंक एकदम क्लियर होना। जिंक प्रेजेंट, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे। जिंक अब्सेंट, तो फाइनल प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं। तो कीटोन का तो आप सभी जानते हैं कुछ बिगड़ने वाला, बिकॉज इसके पास ऑक्सीडाइजेबल H नहीं है। कार्बोनिल कार्बन पर कोई H ही नहीं है, पर इसके पास ये ऑक्सीडाइजेबल H है। और आप जानते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेबल H किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। सो द एंड प्रोडक्ट में चेंज। तो इसमें जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं ये आपके बनेंगे एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उसमें आपका बन सकता है कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि अगर बना हुआ प्रोडक्ट एल्डिहाइड है तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस वाली कंडीशंस को अगर अपन बात करना चाहें तो हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस बोला है, और इस वाली कंडीशन को हमने रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस बोला है। तो एटलीस्ट आपको ये कंडीशन और ये कंडीशन एकदम क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि खेल खेलेगा तो इन्हीं दोनों पर बातें करेगा। जल्दी से सुलटा दीजिए, आगे बढ़ो। ओजोनोइड बनाना आ जाएगा? ओजोनोइड बनाने के लिए क्या करना है? दोनों बॉन्ड गायब कर दो, एक ऑक्सीजन ऊपर की साइड, दो ऑक्सीजन नीचे की साइड, तो सीधा हमें ओजोनोइड बनाना आना चाहिए। क्योंकि मैं जानता हूं पूछेगा एक दिन वो, कि द गिवन एल्कीन इज रिएक्टेड विद ओजोन एट लो टेम्परेचर, द फॉर्म प्रोडक्ट इज, तो बहुत सारे बच्चे सीधे क्या कर कहेंगे? ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस इंक्लूड्स फॉर्मेशन ऑफ ओजोनोइड एंड इट्स हाइड्रोलिसिस। ओजोनोलाइसिस पूरे प्रोसेस का नाम है। आईओसी में आपने देखा होगा कि ओजोन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, तो इसने ऑक्सीडेशन किया है पर साथ में बॉन्ड भी तोड़ दिए। तो कई बार हम इसको ऑक्सीडेटिव क्लीवेज भी बोल देते हैं, कि ऑक्सीडेशन तो किया ही किया पर साथ में बॉन्ड भी सुलटा दिया, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड ही नहीं छोड़े।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी। हाँ मंडे। पर ये कभी आइसोलेट नहीं होगा। ओजोन के साथ जब भी प्रोडक्ट पूछेगा तो ओजोनोइड ही बताना है, पर स्टेटमेंट में घेर लेता है कई बार कि वो बताइए जो अनस्टेबल बनता है ओजोनोइड से पहले बनता है। तो बताइए ओजोन का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है कि नहीं है? है। और ओजोन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही समझा पा रहा है। अब क्वेश्चंस मात्र आपके लिए चित्रकला की प्रैक्टिस। अब इसी टाइप के 15 क्वेश्चन करके खुशियां नहीं मनानी। अब हमें अगला अलग वैरायटी का क्वेश्चन लेना चाहिए कि उसके पास केवल इतना ऑप्शन रहे कि एल्कीन बदल सकता है और कोई ऑप्शन ना रहे। यह आखिरी समय बहुत क्रूशियल है भाई, पढ़ते रहें। अब अगर आपका बैकलॉग आया वो अगले साल कवर होगा, मैं साफ बता रहा हूं। अब वो कहावत सही नहीं है, जब जागे तब सवेरा। अब जगोगे तो परेशान हो जाओगे, सोए ही रहो। जबरदस्त मेहनत अब आप लोगों को करनी चाहिए। रीनीट के लिए जितने आप तड़फ रहे थे कि एक मौका और मिल जाए, एक मौका मिल रहा है वो मौका में पूरे 1 साल बाद। कोई बात नहीं है, दोबारा भी ना तड़फना पड़े ऐसा काम करो। सुलटा दिया है, लिख दीजिए। ए भाई लिखिए, द फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट the function of reducing agent which is zinc dust, यानी कि जिंक का क्या रोल है रिएक्शन में हमें बताना पड़ेगा। द फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट which is zinc dust is to prevent formation of H2O2 कहता है यहां पर जो आपने जिंक लिया है इसका क्या काम है कि H2O2 ना बने H2O से, वरना तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ सकती। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको क्लियर कर चुका हूं एक वैरायटी का एक ही क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस आपको अपने क्वेश्चन बैंक में दिखेंगे। एल्कीन पर मैं नहीं लाऊंगा क्वेश्चन बैंक, उसका एक सिंपल सा रीजन है क्योंकि एलपी में बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ऑलमोस्ट सारी वैरायटी हमने कवर कर रखी है, ठीक है। तो अपन एल्काइन से फिर से बातें शुरू करेंगे। एल्केन के आंसर्स मिलेंगे आपको, मैंने जीओसी तक आंसर दे दिए हैं। फिर भी अगर कहीं पर आपको करेक्शन लगता है ना भाई, तो आप बिंदास आके बोल सकते हैं कि सर मेरे हिसाब से आंसर ये होना चाहिए, पर आपने आंसर ये दिया है, तो आप बिंदास आके एक बार डिस्कस कर सकते हैं। कुछ करेक्शंस थे जो मैंने अपडेट भी कर दिए। रिएक्शन अगर अपन बात करना चाहें ओजोन के साथ करवाई गई है, दूसरे स्टेप में Zn इन द प्रेजेंस ऑफ H2। इधर अगर अपन बात करना चाहें तो रिएक्शन करवाई गई है ओजोन के साथ, क्लियर, और दूसरे स्टेज में केवल H2 यहां पर दिया हुआ है। अब आपको डिफरेंस क्लियर यहां पर होने लगे, क्लियर। आप जानते हैं ये रिडक्टिव है और ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। देखिए स्टार्टिंग मामला सभी में क्या रहेगा, सेम, बिल्कुल जुगाड़ से चल सकते हैं आप। अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए,
ऊपर वाली रिएक्शन में आप बताइए क्या प्रोडक्ट आप लोगों के सामने बनने चाहिए। तो डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया, इधर भी डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया। आप बताइए ये फाइनल प्रोडक्ट रहेंगे कि रिएक्शन आगे जाएगी? ये फाइनल रहेंगे, क्योंकि इस बार कौन मौजूद है? जिंक पूरा खेल कर देगा, H2O का कोई रोल ही नहीं छोड़ेगा। नीचे वाली रिएक्शन में स्टार्टिंग प्रोडक्ट दोस्त एग्जैक्टली क्या बनेंगे? सेम। तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सेम बनेंगे, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, पक्का? जी हाँ, तो ये हमने डबल बॉन्ड तोड़ दिया है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया है। तो यहां पर एक तो हमारे सामने कौन बनकर आ गया है? कीटोन। और एक क्या बनकर आ गया है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में भी दोस्त अगर अपन बात करना चाहें पर्टिकुलरली क्या? फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसका 2 बार ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्लियर? बिकॉज इट कंटेन्स 2 ऑक्सीडाइजेबल H। एंड आप जानते हैं यहां पर H2O2 से किसकी फॉर्मेशन हुई होगी? सॉरी, H2O से किसकी फॉर्मेशन हुई होगी? H2O2 विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कीटोन का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। देखो ये रहा कार्बोनिल कार्बन, इस पर H ही नहीं है, पर ये आपका एल्डिहाइड है, इसके पास कितने ऑक्सीडाइजेबल H हैं? 2। और दोनों किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? OH में। तो रिएक्शन आपकी आगे बढ़ेगी दोस्त। तो कीटोन का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, पक्का? और यहां पर दोनों जो H थे वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? OH में, पक्का? ये दोनों H आपके OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहां पर फॉर्मेशन होगी किसकी अगर अपन बात करना चाहें? कार्बोनिक एसिड। क्लियर? जो कि आप सभी जानते हैं अनस्टेबल होता है, टूट जाता है किसके अंदर? H2NCO2। तो एंड प्रोडक्ट फिर से रिएक्शन आगे चलेगी आपकी, कीटोन तो एज इट इज कीटोन ही रहेगा, साथ में बनेगा H2O एंड अगर अपन बात करना चाहें CO2। तो इन दिस केस CO2 गैस इज रिलीज्ड। यानी कि आपकी एल्कीन कैसी थी? यहां पर टर्मिनल एल्कीन थी। कौन सी एल्कीन थी? टर्मिनल एल्कीन। टर्मिनल एल्कीन का मतलब आपका डबल बॉन्ड किनारे पर है। टर्मिनल का मतलब होता है किनारे पर। टर्मिनल एल्कीन हम उसे कहते हैं जहां डबल बॉन्ड आखिरी कार्बन पर हो। जैसे ये कार्बन यहां पर आखिरी कार्बन है और यहीं पर क्या है? डबल बॉन्ड। तो इस टाइप के एल्कीन्स को हम टर्मिनल एल्कीन कहते हैं। और टर्मिनल एल्कीन्स का जब आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाओगे तो आपको CO2 गैस मिलेगी ही मिलेगी। ये आपके सामने एक पॉइंट निकल कर आ जाता है। तो कई बार आपसे पूछ सकता है कि बताइए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवाने पर कहां CO2 गैस रिलीज होगी? सो इन केस ऑफ टर्मिनल एल्कीन्स। आप इसको लिखेंगे, सीधा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप रिवाइज करके गए तो आपको डायरेक्ट भी याद रहेगा कि टर्मिनल एल्कीन के केस में CO2 गैस रिलीज होगी। In case of oxidative ozonolysis, in case of oxidative ozonolysis of terminal alkenes, in case of oxidative ozonolysis, in case of oxidative ozonolysis of terminal alkenes, CO2 gas is released. CO2 gas is released. बहुत सारी रिएक्शन आगे आएंगी जिनमें CO2 गैस रिलीज होगी। लास्ट ईयर भी मास्टर प्रो 2.0 में क्वेश्चन आया था, शायद मेजर में आया होगा, जिसमें नंबर ऑफ रिएक्शन देकर पूछा था, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ रिएक्शंस इन विच CO2 गैस इज रिलीज्ड। पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां CO2 रिलीज हुई थी एक ही क्वेश्चन में रिवाइज करवा दिया था। क्लियर? तो जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिया है क्या? बढ़िया। अगला क्वेश्चन अब अलग वैरायटी का, ये हमारे सामने है। रिएक्शन करवाई गई है ओजोन के साथ, फॉलोड बाय Zn वाटर। अब टर्मिनल एल्कीन की दो दो तीन तीन क्वेश्चंस करने का कोई मतलब नहीं है। नोटबुक में ईच एंड एवरी वैरायटी शुड बी कवर्ड, ताकि आखिरी में आपको ये टेंशन ना रहे कि किसी वैरायटी का क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है। देखिए ये जो बीच में डॉट बना है इसका मतलब क्या है दोस्तों? कार्बन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। इसको मैं ऐसे लिख दूं और ऐसे लिख दूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। तो कई बार कार्बन मेंशन करेगा, कई बार डॉट से बात करेगा। बताइए ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करवा रहे हैं कि रिडक्टिव? रिडक्टिव। तो अपना जुगाड़ तो वही चलेगा,
डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो। तो इधर अपन बात करना चाहें, इधर वाला प्रोडक्ट एक तो कौन बनेगा बताइए, कीटोन, कीटोन बनेगा इधर वाली साइड से। ये बीच में कौन है, कार्बन। तो कार्बन तो अगर अपन बात करना चाहें, इसका इधर वाला भी डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा, क्लियर। और अगर अपन बात करना चाहें तो इसका इधर वाला भी डबल बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऐसे देखो। तो इधर वाला भी डबल बॉन्ड टूट गया और ऑक्सीजन जुड़ गया, दोनों साइड ऑक्सीजन लगेगा इस वाले कार्बन के ऊपर, इधर से भी और उधर से भी। उधर अगर अपन बात करना चाहें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा, क्लियर। तो बताइए क्या इस रिएक्शन में भी CO2 गैस रिलीज होगी, जी हां। बीच वाला कार्बन बिल्कुल ठाकुर की तरह महसूस करेगा, इधर से भी हाथ कट गए और इधर से भी, तो CO2 की फॉर्मेशन यहां पर हो जाएगी। तो जुगाड़ आपका बिल्कुल वही चल रहा है, डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, क्लियर। ये वैरायटी के क्वेश्चन हमने कवर किया कि लगातार अगर आपके पाई बॉन्ड आ जाते हैं, कि क्यूमुलेटेड पॉलीइन आ जाती है, तो क्या उसको भी हम जुगाड़ से हैंडल कर सकते हैं, तो हां हम जुगाड़ से हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो अब हमारे सामने आएगा कौन, बेंजीन। बेंजीन का ओजोनोलाइसिस। आप जानते हैं बेंजीन नॉर्मली एडिशन रिएक्शंस को रजिस्ट करता है, मतलब एडिशन रिएक्शन अपने ऊपर होने, लेकिन भाई साहब ओजोन सुलटा के ही दम लेगा, क्लियर। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, बेंजीन की, किसके साथ, ओजोन के साथ, सुलटा दिया है सभी नहीं, सिंपल है, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने दिया गया है बेंजीन, इस प्रकार से रिएक्शन करवाई गई है ओजोन के साथ, फॉलोड बाय Zn वाटर। तो रिडक्टिव है या ऑक्सीडेटिव है, रिडक्टिव। सिंपली ओजोनोलाइसिस भी लिख सकता है इसकी जगह। तो यहां पर आपके सामने प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, क्या क्या होने वाला है, हम सारी बातें करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं बेंजीन की, थोड़ी देर के लिए सभी के पेन डाउन होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं बेंजीन की, तो बेटा बेंजीन की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन की ये है, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन की ये है। दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कैकुले ने दी थी, किसने दी थी, कैकुले। तो इनको हम कैकुले स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन भी कहते हैं, क्लियर। हम जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे बेंजीन की, तो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से करवाएंगे, इधर से भी ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बनाएंगे और इधर से भी ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट बनाएंगे। दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट यहां पर फॉर्मेशन करेंगे। पहली बात यह है, क्या बेंजीन ओजोन के साथ रिएक्शन कर पाएगा, क्योंकि ओजोन के साथ रिएक्शन करना भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहां पर ओजोन बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल होता है और ये बेंजीन को सुलटा देता है, इनफैक्ट उसके एरोमेटिक कैरेक्टर को साफ कर देता है, क्लियर। और यहां से इस रिएक्शन से पता चलता है कि टेक्निकली बेंजीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3, क्योंकि यहां पर ओजोन के कितने मोल कंज्यूम होते हैं, 3। अगर किसी में ओजोन का 1 मोल कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब उसमें 1 पाई बॉन्ड है। कहीं 2 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, इसका मतलब 2 कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है। और अगर कहीं 3 मोल कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उस मॉलिक्यूल के अंदर है। तो बेंजीन जब ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो ट्राई ओजोनोइड की फॉर्मेशन करता है, किसकी फॉर्मेशन करता है, ट्राई ओजोनोइड। ट्राई ओजोनोइड मतलब 3 मोल्स ऑफ ओजोन विल बी कंज्यूम्ड। आइए दोस्तों वापिस चलते हैं, क्या आपको ओजोनोइड बनाना आता है, बताइए फिर कैसे बनाएंगे। मैंने क्या कहा था ओजोनोइड बनाने के लिए, ये बीच वाला बॉन्ड पहले क्या कर दो, गायब, डबल बॉन्ड को हटा दो। हटा दिया डबल बॉन्ड, देखो दोनों के बीच में एक ऑक्सीजन कहां जाने दो, ऊपर, और 2 ऑक्सीजन कहां आने दो, नीचे। क्या कार्बन कार्बन में कोई बॉन्ड रखना है, नहीं रखना, कहां पर, जहां पहले डबल था, क्लियर। तो आइए अपन एक बार बेंजीन के ओजोनोइड पर भी बात कर लेते हैं। तो यहां पर मैं बेंजीन के सिंगल बॉन्ड एज इट इज लिख रहा हूं। यहां पर अगर अपन बात करना चाहे, मैं पूरा बना दूं एक बार, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अच्छा एग्जामिनर बढ़िया तरीके से बातें आपसे कर सकता है। यहां डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, और यहां पर भी डबल बॉन्ड है। ये बेंजीन है कि नहीं है, आप बताइए। पहला मोल अगर मैं ऐड करूं तो कहां पर ऐड करूंगा, डबल बॉन्ड पर ऐड करूं। तो बताइए ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी दोस्त, ओजोनोइड। तो ओजोनोइड में आप जानते हैं एक ऑक्सीजन तो कहां आएगा, इन दोनों के बीच में,
और 2 ऑक्सीजन इस तरीके से जाएंगे। बताइए इसी प्रकार से रिएक्शन हुई होगी इस डबल बॉन्ड के ऊपर। ए भाई एक बार आंखें खोलो और ये देखो, यही तो बनाया है। क्लियर? चलिए आइए वापिस अगर अपन बात करना चाहें तो सर ये तो 1 मोल कंज्यूम हो गया ओजोन का, सही बात बोली। दूसरे में अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर भी रिएक्शन होगी, यहां पर भी अगर रिएक्शन हुई तो बताइए किस प्रकार की बातें होंगी। 1 ऑक्सीजन तो इन दोनों कार्बन के बीच में, पक्का। और अगर अपन बात करना चाहें 2 ऑक्सीजन यहां पर रहेंगी। ये आपके सामने क्या बन गया है बताइए, ओजोनॉइड। फॉर्मेशन हो गई ओजोनॉइड की, जी हां। 1 मिनट सर, इसमें तो एक डबल बॉन्ड और भी है, पक्का। अगर एक डबल बॉन्ड और है तो एक बार फिर से ओजोन रिएक्शन करेगा और यहां पर भी दोस्त किसकी फॉर्मेशन कर देगा, ओजोनॉइड की। तो जब बेंजीन आपका ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, ट्राई ओजोनॉइड। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इन बेंजीन। तो इस रिएक्शन का अपना यूज है। क्लियर? आपको ओजोनॉइड बनाना भी सिखा दिया है, रटने की जरूरत नहीं है, वरना बस आप की पॉइंट में लिख लेते हैं। की पॉइंट का मतलब की चाबी है पीवाईक्यू की, आने वालों की नहीं है, वो आए हुए क्वेश्चंस पर काम करती है। तो यहां पर अगर अपन बात करें किसकी फॉर्मेशन हो गई है, ट्राई ओजोनॉइड। बताइए अब आपको एकदम परफेक्टली समझ में आया कि वास्तव में ट्राई ओजोनॉइड फॉर्मेशन मींस 3 पाई बॉन्ड्स है इसके अंदर। अब हम आते हैं, आप वहां से रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, पूरा बढ़ सकते हैं, पर हम जुगाड़ से भी बातें कर सकते हैं। इधर बात करेंगे, यहां पर मैं हाइड्रोजन से लगा दूं, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी इस प्रकार से हाइड्रोजन है। मैं नंबरिंग कर देता हूं, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, 3, यहां पर 4, 5 एंड 6। सिमिलरली ऐसे ही आपको याद हो तो नंबरिंग में बेंजीन के पाई बॉन्ड्स को कोई अहमियत नहीं दी जाती है, फिक्स नहीं होते हैं। ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। क्लियर? आइए ऊपर वाले के ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट बनाते हैं। तो आप बोलोगे सर यहां से डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो। आइए पहले वाले पर बात कर लेते हैं। आप बताइए पहले वाले में इधर डबल बॉन्ड कौन से कार्बन के बीच में रहेगा, क्या 1 और 2 के बीच में कोई बॉन्ड रहेगा? देखो इधर कोई बॉन्ड नहीं बचा है। क्लियर? तो यहां 1 और 2 के बीच में कोई बॉन्ड नहीं, किसके बीच में है, 2 एंड 3 के। तो मैं एग्जैक्टली ऐसे लिखूंगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कार्बन नंबर हमारा अगर अपन बात करना चाहें कौन सा था दोस्त, 2, और ये कार्बन नंबर 3। कभी इसका डबल बॉन्ड हुआ करता था, किससे, 1 से, जो टूट गया है और ऑक्सीजन जुड़ गया है। यहां पर 3 का भी कभी क्या होता था, डबल बॉन्ड, जो टूट गया है ऑक्सीजन जुड़ गया है, ये प्रोडक्ट बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बताओ कौन कौन से कार्बन में बॉन्ड रहा, 3 और 4 में रहा क्या, डबल बॉन्ड था वो तो टूट गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ गया, तो किसके बीच में बचा है, 4 एंड 5। तो प्लस अगर अपन बात करना चाहें ये हमारे सामने रहेगा, इधर हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है। पहले इसका डबल बॉन्ड होता था किसका, 3 के साथ, अब नहीं रहा, डबल बॉन्ड की बजाय ऑक्सीजन आ गया। कभी 5 का डबल बॉन्ड होता था किसके साथ, 6 के साथ, जो कि टूट गया और ऑक्सीजन लग गया, ये प्रोडक्ट बनेगा। और बताइए बॉन्ड किसके बीच में बचेगा, 1 एंड 6। तो यहां पर अगर अपन बात करें इस प्रकार से रहेगा, यहां पर कभी इसका डबल बॉन्ड होता था किसके साथ बताइए, 5 के साथ, जो टूट गया है और ऑक्सीजन जुड़ गया है। यहां पर भी 1 का कभी डबल बॉन्ड होता था किसके साथ, 2 के साथ, अब टूट गया है और ऑक्सीजन जुड़ गया है। बताइए ये बने हुए प्रोडक्ट्स सेम है या अलग अलग हैं? तीनों प्रोडक्ट सेम है, वो अलग बात है 3 मोल बने हैं, बल्कि प्रोडक्ट तीनों क्या है, सेम। तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। आइए दोस्त अगर आप आगे बढ़ना चाहें तो इधर बात करते हैं, इसमें भी ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो किस प्रकार से, ये डबल बॉन्ड है, जी हां, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, डबल बॉन्ड तोड़ दो, सेम बना देंगे नहीं, डबल बॉन्ड तोड़ देंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ देंगे। आइए इसमें बताइए बॉन्ड किस किस के बीच में रहेगा, 1 एंड 2 के बीच में। तो ये आपके सामने रहेगा, यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है नंबर 1, यहां पर भी हाइड्रोजन लगा हुआ है नंबर 2, डबल बॉन्ड 3 से जा टूट गया है, ऑक्सीजन लग गया है, डबल बॉन्ड 6 से था टूट गया है, ऑक्सीजन लग गया, प्लस और बताओ डबल बॉन्ड किस किस के बीच में बचा है, मतलब बॉन्ड किस में बचा है, 3 और 4 में। तो 3 और 4 के बीच में अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से है, यहां पर पहले इसका डबल बॉन्ड होता था 4 का किसके साथ,
5 के साथ, अब हट गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। यहां पर इसका डबल बॉन्ड होता था किसके साथ, 2 के साथ, टूट गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। फिर बताइए किसके बीच में रहेगा, अपन बात करना चाहें 5 और 6, तो यहां पर 5 और 6 के बीच में रह जाएगा। पहले इसका डबल बॉन्ड होता था 4 के साथ और इसका डबल बॉन्ड होता था 1 के साथ, अब टूट गया और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ गया है। बताइए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, दोनों ओजोन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बने हुए प्रोडक्ट सेम है या अलग अलग है, बने हुए प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली सेम। और ये जो प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आ रहा है, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये आप लोगों के सामने प्रोडक्ट है और ये काफी काम का रहेगा। अपनी 3 सीक्वेंस रिएक्शन के लेक्चर पढ़े हुए हैं, उनमें इसको बार बार रिपीट किया जाएगा। इसको बोला जाता है क्या, ग्लाइऑक्सल। क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। और ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है क्योंकि आगे चलकर कैनिजारो रिएक्शन देगा। एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा एच नहीं है। तो बताइए बेंजीन का ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, तो बेंजीन ओजोन के साथ रिएक्शन करके कौन सा ओजोनोइड बनाता है, ओजोनोइड, डाइओजोनोइड या ट्राइओजोनोइड, ट्राइओजोनोइड की फॉर्मेशन करता है। नोट डाउन कीजिए। भाई आप जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। अगर गलती से बेंजीन की रिएक्शन ओजोन के साथ करवा के पूछे ना विच ओजोनोइड इज फॉर्म, 90 क्या मैं बोलता हूं 99% जनता साफ है, ये समझ में नहीं आता ये बना क्या है। याद करते हैं बच्चे इसको, फिर भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं, या बस स्टार लगा कर लिख लेते हैं ट्राई ओजोनोइड बनता है। तो सिंपल, पाई बॉन्ड तोड़ो ओजोनोइड बना दो, क्या रटने की जरूरत है। आप लोगों के सामने तो बनाया है, जहां जहां पर ऑक्सीजन आए वो उसको हटाओ, वापस डबल बॉन्ड बनाओ, बेंजीन पर पहुंच जाओगे। बिल्कुल रहेगा, यही प्रैक्टिस होती है बेटा। जब तलवारबाजी सीखते हैं तो बहुत स्लो स्टेप में सीखते हैं, ठीक है। अगर आप उससे बोलोगे क्या लड़ाई में मुझे इतना सोचने का मौका मिलेगा, अगर आपने नहीं सोचा तो आप ऐसे थे मिलेंगे। यही प्रैक्टिस होती है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखा ना आपने, तीरंदाज, हम तीरबाजी सीखते हैं या तलवारबाजी सीखते हैं तो हम बहुत स्लो मोशन में समझते, बताया जाता है ऐसे होल्ड करो, ऐसे पकड़ो। अगर आप वहां पर यूं स्लो मोशन में चलोगे तो मुंडी गायब। तो ये एलिमेंट्री स्टेप है बेटा, इसमें हम यहाँ चीजें सीख रहे हैं। 3-4 क्वेश्चन करोगे तो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नहीं वो अंडरस्टूड है। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस ही है जो आपका सिलेक्शन करवाएगा। दोस्त समझ में सभी को आता है, कोई बड़ी बात। आज ये टॉपिक समझाया जा रहा है, ऑलमोस्ट सभी को क्लियर हो जाता है। जिनको समझ में नहीं आता था वो हथियार डाल चुके हैं, आना बंद कर चुके हैं, उन्होंने अपने दूसरे रास्ते देख लिए। सिंपल सी बात है, क्लियर। तो अभी वही बैठा है बच्चा जिसको समझ में आ रहा है। तो आप में और उसमें बस डिफरेंस अब इतना रहेगा कि कौन कितनी प्रैक्टिस करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल अब सब जानते हैं। क्रिकेट की बॉल शोएब अख्तर करता था तो लोगों को दिखाई भी नहीं देती थी, और कोई सिक्स भी लगाता था तो दूसरे बोलते थे यार हमको तो दिखती नहीं है। तो ये टाइमिंग मैच कैसे करती है, प्रैक्टिस। क्लियर। तो सब चीज प्रैक्टिस का खेल है। आगे बढ़ सकता हूं दोस्तों, चलिए आप इस पॉइंट को लिख देंगे, बेंजीन रिएक्ट्स विद ओजोन। मैं पढ़ाने आया हूं भाई, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं,
वो रील मैंने भी देख ली है ना, इसीलिए मैं पढ़ाने के अलावा कोई बातें नहीं कर रहा हूं ना। बिल्कुल आप पढ़ने ही आए हैं और मैं पढ़ाने ही, मैंने पढ़ाने के ही पैसे लिए अनअकैडमी से, और मुझे कोई पैसे देगा भी, और दूसरे कामों में इतना अच्छा नहीं हूं मैं। लिखिए, ए भाई एक ही बात है ना, अपन दोनों एक साइड है, क्यों लड़ रहे हैं? लिखिए, फिर भूल जाते हैं, आपको बार बार याद दिलाना पड़ता है, मेरी सेफ्टी के लिए मैं आपको याद दिलाता हूं। लिखिए, बेंजीन reacts with ozone and form triozonoid. Benzene reacts with ozone and form triozonoid and form triozonoid. Underline the word triozonoid. यानी कि बेंजीन जब ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो ट्राइओजोनोइड की फॉर्मेशन करता है, और बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर तक नहीं बचा पाए ओजोन से। क्लियर? नो डाउट ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेंजीन की तरफ देख भी नहीं पाएंगे, पर ओजोन सुलटा जाएगा, और हम इसको बार बार साथ में लेकर चलते रहेंगे। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, बढ़िया क्वेश्चन है दोस्ती, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए इस प्रकार से, क्लियर, और इसकी रिएक्शन करवाई जाए किसके साथ? ओजोन के साथ। ओजोन के साथ रिएक्शन करवाई जा रही है, ओजोन के साथ Zn वाटर। तो बताइए व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन? देखिए इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है, ये सबसे पहले आप समझिए। इसमें पाई बॉन्ड रिंग के अंदर भी है और रिंग के बाहर भी। अगर बेंजीन को अपना पाई बॉन्ड यानी कि एरोमेटिक कैरेक्टर बचाने का मौका मिलेगा ना, तो बेंजीन हमेशा करेगा सर, हमेशा करेगा। क्लियर? ओजोन को साफ साफ बोलेगा, देख बाहर वाला पाई बॉन्ड सुलटा दे, इससे मुझे कोई आपत्ति, लेकिन अंदर वाले पाई बॉन्ड की तरफ मत देखना, क्योंकि इससे एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। अगर ये बाहर पाई बॉन्ड नहीं होता तो आज बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं बचा पाता, लेकिन अगर बाहर पाई बॉन्ड है तो यहां पर बेंजीन अपना एरोमेटिक कैरेक्टर सेफ रखेगा, और केवल यही पाई बॉन्ड आपका टूटेगा। डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, तो यहां पर आप लोगों के सामने ये बनेगा, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ने पर एक तो बेंजल्डिहाइड, और एक आपके सामने ये वाला एल्डिहाइड बनकर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या समझा हमने कि रिंग के अगर बाहर पाई बॉन्ड है तो रिंग अपना एरोमेटिक कैरेक्टर सेफ रख जाता है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक एक वैरायटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों के सामने। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, मान लीजिए आप थोड़ा सा लेवल अप जा रहा है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, नेफ्थलीन का ओजोनोलाइसिस करवाते हैं। किसका ओजोनोलाइसिस करवाते हैं? नेफ्थलीन का ओजोनोलाइसिस करते हैं। तो नेफ्थलीन जो आपका है वो डाई ओजोनोइड की फॉर्मेशन करता है। किसकी फॉर्मेशन करता है? डाई ओजोनोइड की फॉर्मेशन आपको नेफ्थलीन करता हुआ नजर आएगा। और ये दोनों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। दोनों क्वेश्चंस, ऊपर वाला क्वेश्चन भी और नीचे वाला क्वेश्चन भी एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। आइए समझते हैं। देखिए नेफ्थलीन की कोई एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। अगर अपन बात करना चाहें, आप सिंपली वाल बनाओ, बेंजीन तो होता ही होता है इसके अंदर। क्लियर? ये बना दिया। आप बस आप जानते हैं ये सर्कल बना है मतलब साइक्लिक कॉन्जुकेशन रहा होगा, तो यहां पर भी डबल बॉन्ड और यहां पर भी डबल बॉन्ड बन गया कॉन्जुकेशन। अब अगर अपन इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ? ओजोन के साथ, फॉलोड बाय Zn वाटर, तो देखो रिएक्शन तो होगी, रिएक्शन तो होगी, लेकिन अगर रिएक्शन देखो इस वाले पाई बॉन्ड पर हो जाए, यहां पर इस डबल बॉन्ड पर हो जाए, तो रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर सेफ है। अब कहता है ये टूट भी गया ना, तो कहता है इसका कोई रोल नहीं है एरोमेटिसिटी में, इसको भी हटा दे भले। रिंग की एरोमेटिसिटी क्या रहनी चाहिए? इंटैक्ट। अगर एक भी डबल बॉन्ड पर रिएक्शन हुई तो वो ये वाले डबल बॉन्ड होंगे, और इन दोनों में से किसी पर भी होते हुए इधर वाले रिंग की तो एरोमेटिसिटी चली गई है, क्लियर, लेकिन इधर वाली रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी अभी भी बचा रखी है। तो कहता अब इसको भी सुलटा दे, इसका कोई मतलब नहीं है, बस इनको मत सुलटाना। तो इन दोनों पाई बॉन्ड पर आपका ओजोनोलाइसिस हो जाता है। एंड आप जानते हैं यहां पर वही फंडा, डबल बॉन्ड तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे, और फिर से बताता हुआ कि बेंजीन अपने एरोमेटिक कैरेक्टर को इंटैक्ट रख गया है।
कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड तोड़ दे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दे, ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आएगा। उधर से अगर अपन बात करना चाहें तो साथ में ये प्रोडक्ट बनेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, लेवल थोड़ा सा इसका अच्छा है नो डाउट, पर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। और आपको बताऊं, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत अलग लेवल पर खेलता है, तो ये एनसीईआरटी का है जिसमें बता रहा है कि अगर रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर बचाया जा सकता है तो बचाइए। नेफ्थलीन में भी बाहर वाले दोनों पाई बॉन्ड्स सेक्रीफाई कर दिया हमने, कारण क्योंकि रिंग अपना एरोमेटिक कैरेक्टर बचा गया। अब सोचो, अगर मैं इसको तोड़ देता और इसको रख भी लेता तो इसका तो रोल एरोमेटिसिटी में रहता ही 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। क्लियर? तो ये दोनों पाई बॉन्ड सुलट जाते हैं और ये रिएक्शन होगी। आप बताइए, तो नेफ्थलीन जब ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा, डाई ओजोनोइड बनाएगा, ट्राई ओजोनोइड बनाएगा, पेंटा ओजोनोइड बनाएगा, क्या बनाएगा? डाई ओजोनोइड की फॉर्मेशन करता है। इन तीनों पाई बॉन्ड पर तो रिएक्शन होती ही नहीं। लिख दीजिए इस पॉइंट। हर वैरायटी का क्वेश्चन कवर होना चाहिए। सुलटा दीजिए, मैं लिखवाऊंगा उसको। पता है इस रिएक्शन के बने हुए दोनों प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कैनिजारो देंगे, दोनों एल्डिहाइड विदाउट एल्फेच, एल्डिहाइड विदाउट एल्फेच। तो ऐसे तरीके से घेरा जाएगा मेजर के अंदर, आप देखना स्टेटमेंट्स, प्रोडक्ट तो पूछे ही नहीं जाएंगे, केवल स्टेटमेंट स्टेटमेंट खेले ही जाएंगे। और इस बार के पेपर से आपको एहसास हो जाएगा, ना मॉड्यूल से मैच करेगा, ना ईएलपी से मैच करेगा, ना पीवाईक्यू से मैच करेगा, ना जेईई मेंस से। एकदम नया क्वेश्चन, लेकिन बनना फिर भी आप समझिए, हम तो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि क्वेश्चन नोटबुक से नहीं आएगा। ये मेंटली प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि कहीं से भी आए क्वेश्चन बनेगा। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने देखिए, इसमें नेफ्थलीन फॉर्म्स डाइओजोनोइड विद ओजोन, नेफ्थलीन फॉर्म्स डाइओजोनोइड, नेफ्थलीन फॉर्म्स डाइओजोनोइड, नेफ्थलीन फॉर्म्स डाइओजोनोइड विद ओजोन। नेफ्थलीन के केस में क्या बनता है? डाइओजोनोइड, और बेंजीन के केस में क्या बना था? ट्राइओजोनोइड। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया है? चलिए नेक्स्ट एक और वैरायटी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगेन किसका है? एनसीईआरटी का। आप सभी उसका जानते हैं, जाइलिन्स का ओजोनोलाइसिस। आपने एलपी में इस पर बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। ये हमारे सामने है, जब बेंजीन पर 2 मिथाइल ग्रुप लग जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? जाइलिन। आईपैक नेमिंग में बताया था, डाई मिथाइल बेंजीन इज नोन एज जाइलिन। अगर वो एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पर हैं तो ऑर्थोजाइलिन, एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर हैं तो मेटाजाइलिन, पैरा पर है तो पैराजाइलिन। तो ये हमारे सामने है ऑर्थोजाइलिन। रिएक्शन अगर अपन करवा रहे हैं किसके साथ? ओजोन के साथ, फॉलोड बाय Zn वाटर। आप जानते हैं ये रिएक्शन 2 स्टेज में कंप्लीट हो रही है, पहले आपका ओजोनोइड का फॉर्मेशन और फिर उसका हाइड्रोलिसिस। क्लियर? तो आप बताइए किस प्रकार से हम बात करेंगे। जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए ना दोस्त, आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर आंसर दीजिए, वरना आप मिस कर जाएंगे किसी न किसी प्रोडक्ट को। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, जो आपका ऑर्थोजाइलिन है, इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं कैकुले वाली। कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं कैकुले वाली। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ये है, दूसरा अगर अपन बात करना चाहें तो आप जानते हैं पाई बॉन्ड की पोजीशन को क्या कर दीजिए? चेंज। दूसरी आपकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ये है। पहले आप मुझे कंफर्म कीजिए, ये दोनों कंपाउंड सेम है कि अलग अलग है? सेम है, पर आप नंबरिंग करोगे तो मामला आपको अलग अलग दिखाई देगा। जैसे इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, इसको 3 दिया, 4 5 6। सिमिलरली अगर यहां करें 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5 और ये रहेगा 6। तो आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने? मल्टीपल बॉन्ड को तो लगातार नंबर मिलने, आपने इसको क्या दिया है? 1 और 6, ये तो गड़बड़ी हो गई है। तो आप जानते हैं पाई बॉन्ड की पोजीशन यहां फिक्स नहीं है। आप जानते हैं कि यहां पर जब भी आप नेमिंग या नंबरिंग की बात करोगे तो हाइब्रिड में बेंजीन के पाई बॉन्ड की पोजीशन कभी मेंशन नहीं की जाती है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बोथ दीज कंपाउंड्स आर सेम।
एक ही कंपाउंड की दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कभी भी अलग अलग कंपाउंड्स की नहीं होती हैं, एक ही कंपाउंड को रिप्रेजेंट करती हैं। आइए, अगर मुझे इसका ओजोनोलाइसिस करवाना पड़ा, क्या करवाना पड़ा, इसका ओजोनोलाइसिस करवाना पड़ा, इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से प्रोडक्ट बताइए। तो आप देख पा रहे होंगे कार्बन नंबर किस किस के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तोड़ दीजिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, तोड़ दीजिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, तोड़ दीजिए। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। सीधे जुगाड़ से ही चल रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है रिडक्टिव है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बताइए बॉन्ड बचेगा किस किस के बीच में, बॉन्ड बचेगा 1 और 2 के बीच में। आइए, तो 1 और 2 के बीच में बताइए 1 पर कौन लगा हुआ है, मिथाइल। 2 पर भी कौन लगा हुआ है, मिथाइल। डबल बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 प्लस। आगे बढ़िए, किस किस के बीच में बॉन्ड रह जाएगा, आप बताइए। 3 और 4। तो 3 और 4 के बीच में यहां पर आपका सिग्मा बॉन्ड है। इनका पहले डबल बॉन्ड रहा होगा किसी ना किसी से। जैसे अगर अपन बात करना चाहें, 3 का डबल बॉन्ड किससे रहा होगा, 2 से, जो कि टूट गया है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। और 4 का डबल बॉन्ड किससे रहा होगा, 5 से, जो कि टूट गया है, डबल बॉन्ड जुड़ गया है। तो ये रहेगा 3 और 4 प्लस। आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगर अपन बात करें डबल बॉन्ड, ये तो टूट गए, बॉन्ड कौन से दो कार्बन के बीच में बचे हैं, 5 और 6। तो 5 और 6 के बीच में दोस्त बॉन्ड रहा होगा, तो डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। तो ये आप लोगों के सामने यहां पर प्रोडक्ट बनकर आ जाएंगे। ये कार्बन नंबर हमारा 5 है, ये कार्बन नंबर 6 है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वाले में अगर अपन बात करना चाहें, तो बताइए फिर से डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसमें भी डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। इसमें भी डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दीजिए। बिल्कुल हम जुगाड़ से ही चल रहे हैं। बताइए बॉन्ड किस किस के बीच में बचेगा, 2 और 3 के बीच में। तो यहां पर जब आप ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, इस वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे, तो आपके सामने इस तरीके से बनेगा। यहां पर लगा होगा कौन, CH3, यहां पर लगा होगा कौन, H। डबल बॉन्ड टूट गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ गया। ये कार्बन नंबर 2 और ये कार्बन नंबर 3। चलिए आगे बताइए किसके बीच में बॉन्ड बचेगा, 4 और 5। तो साथ में अगर अपन बात करना चाहें, तो ये हमारे सामने कार्बन नंबर 4 और 5। 4 का डबल बॉन्ड किससे था, 3 से, जो कि टूट गया। 5 का डबल बॉन्ड किससे था, 6 से, जो कि टूट गया। और कौन जुड़ गया है हमारे सामने, ऑक्सीजन। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें किन दो कार्बन के बीच में बॉन्ड रहेगा, 1 और 6। तो यहां पर 1 और 6 के बीच में बॉन्ड रह जाएगा। आपका 6 का डबल बॉन्ड 5 से था, जो टूट गया है। क्लियर। आपका 1 का डबल बॉन्ड किससे था, आपका 1 का डबल बॉन्ड 2 से था, जो टूट गया है। तो ये ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट आपके सामने बनेंगे दोस्त। अब इसमें दिक्कत क्या है, अगर आपने केवल इसी से ही ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट बनाए, तो कोई ना कोई प्रोडक्ट मिसिंग होगा आपका। जैसे इसके ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट बनाकर आ गए, तो देखो दोस्त ये वाला प्रोडक्ट ऊपर बन ही नहीं रहा है। देख लो आप, ये इसमें बना है लेकिन उसमें नहीं बना है। और अगर आप केवल इसी से ही प्रोडक्ट बना दिया आपने, तो फिर आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है दैट विल बी मिसिंग, ये मिसिंग रहेगा। तो कई बार हमसे पूछता है कि ऑर्थोजाइलिन के ओजोनोलाइसिस के कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं या कौन कौन से प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, ये हमसे पूछ सकता है। तो अगर हमने केवल यहीं से ही इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू प्रोडक्ट बनाए, तो ये मिसिंग रहेगा, आपको नहीं पता चलेगा। और अगर अगर अपन बात करना चाहें इससे बनाए, तो वो मिसिंग रहेगा। नो डाउट कुछ प्रोडक्ट्स जो आपके हैं वो कॉमन भी है, जैसे ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, वो दोनों में ही कॉमन है, तो ये मिस नहीं होने वाला। तो अच्छा एग्जामिनर और आगे बढ़ के आपके प्रोडक्ट रेशियो भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, प्रोडक्ट रेशियो, कि अगर आपसे बोला जाए कि ऑर्थोजाइलिन के ओजोनोलाइसिस से ये और ये प्रोडक्ट बनते हैं, बताइए ये किस रेशियो में बनते हैं। तो अब आपको फिर से पूरी बातें करनी पड़ेंगी दोस्त। ये अच्छा एग्जामिनर होता है जहां रेशियो तक जा सकता है। ये वो बात है जो अब तक पूछी नहीं गई है। ये जो बातें हैं कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, लेकिन पूछी जा सकती है दोबारा भी। क्लियर। मैं आपको पहले बता दूं, कई बार हम ये खुशियां मनाते रहते हैं कि सारे
तो ये मिसिंग रहेगा, आपको नहीं पता चलेगा। और अगर अपन बात करना चाहें इससे बनाएं तो वो मिसिंग रहेगा। नो डाउट कुछ प्रोडक्ट्स जो आपके हैं वो कॉमन भी है, जैसे ये वाला जो प्रोडक्ट है ना वो दोनों में ही कॉमन है, तो ये मिस नहीं होने वाला। तो अच्छा एग्जामिनर और आगे बढ़ के आपके प्रोडक्ट रेशियो भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? प्रोडक्ट रेशियो, कि अगर आपसे बोला जाए कि ऑर्थोजाइलिन के ओजोनोलाइसिस से ये और ये प्रोडक्ट बनते हैं, बताइए ये किस रेशियो में बनते हैं, तो अब आपको फिर से पूरी बातें करनी पड़ेगी दोस्त। ये अच्छा एग्जामिनर होता है जहां रेशियो तक जा सकता है। ये वो बात है जो अब तक पूछी नहीं गई है। ये जो बातें हैं कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, ये ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, लेकिन पूछी जा सकती है दोबारा भी। क्लियर? मैं आपको पहले बता दूं, कई बार हम ये खुशियां मनाते रहते हैं कि सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बेटा ये एक बहुत ही अलग लेवल की बात है। 10 मैच कर जाएंगे, डिट्टो मैच कर गए 10, डिट्टो मैं कहता हूं नोटबुक से आ गए मेरी से 10 के 10, पर आपको सिलेक्शन नहीं करवा सकते। अब जो सिनेरियो चल रहा है ना, अगर 3 भी तुमसे नहीं हुए ना ऑर्गेनिक के अंदर, तो सुपड़ा साफ, अगली बार बैठे रहिए। और हम चिल्लाते रहते हैं 12 तो सर की नोटबुक से आ गई, 12 तो सर की, बोलेगा अगली बार फिर आ जाएंगे सिलेक्शन, तो क्योंकि 3 ओसी में गए, 3 पीसी में गए और 3 आईओसी, खत्म खेल। मैं आपका फिजिक्स की तो मैं बात ही, बायोलॉजी में तो आपके पूरे के पूरे आते ही हैं। क्लियर? तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको बहुत अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन वाला बच्चा एकदम अलग होता है, उसको मालूम है उसके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो अब थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। जेई एडवांस ने पूछा, फिर बाद में नीट ने भी पूछा कि अगर आपको ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट दे दिए जाएं तो क्या आप रिएक्टेंट बता सकते हैं? डेफिनेटली बता सकते हैं। अभी हम पाई बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ रहे थे, फिर हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा देंगे और पाई बॉन्ड बना देंगे। नीट में भी आए ये क्वेश्चन, क्योंकि जेई में पहले ही आ चुके हैं। आगे बढ़ सकता हूं? चलिए अगले में थोड़ा सा उल्टा रिवर्स प्रोसेस चलेगा। कहता है ये ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट है, ये आपके सामने बनकर आया है ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट। कैन यू टेल मी द रिएक्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, कि इस रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या होने वाला है? ये हमारे सामने रिएक्टेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिएक्टेंट। अब इस क्वेश्चन की दोस्तों दो अप्रोच हो सकती है। कितनी अप्रोच हो सकती हैं? दो। अप्रोच नंबर 1, चारों ऑप्शंस में ओजोनोलाइसिस करवाओ और चेक करो किसमें ये प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर? तो आपको पता चल जाएगा किसमें प्रोडक्ट बन रहा है। अप्रोच नंबर 2, आप सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर चले जाओ। पहले वाली अप्रोच में दिक्कत आ सकती है। क्यों? मान लीजिए करेक्ट आंसर 4th है, तो आप पहला ऑप्शन सोल्व किया, ये प्रोडक्ट नहीं बना। दूसरा ऑप्शन सोल्व किया, ये प्रोडक्ट नहीं बना। तीसरा भी ऑप्शन सोल्व किया, ये प्रोडक्ट नहीं बना। चौथा ऑप्शन सोल्व किया, यही प्रोडक्ट बन गए, तो आपने टिक लगाया, खुशियां मनाई, बहुत बढ़िया। एग्जामिनर कहता है और भी अच्छा, मेरा भी काम हो गया है, क्योंकि जो तूने 3 ऑप्शन सोल्व किए है ना, तो वो पीछे क्वेश्चन छूट रहे थे। और अब तो और भी दिक्कत वाली बात, अब जो सेक्शन बी हटा है ना दोस्त, उससे कमजोर विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम, जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग का जो अप्रोच वाला टाइम था ना, वो मिसिंग हो गया था कोविड के बाद। कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसका पेपर पूरा नहीं होता हो, ठीक ठाक हो। अब आएगी दिक्कतें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 20 मिनट मिल रही थी ना, उससे ओमआर फिलिंग और उसमें बहुत बेनिफिट मिल रहा था। अगर घटिया अप्रोच के थ्रू भी चल रहे थे ना आप, तो 20 मिनट कंपनसेट करवा रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन अब क्वेश्चन फ्रेमिंग बिल्कुल भाई साहब लाइन बाय लाइन चलेगी। अगर एग्जामिनर ने 45 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री में फ्रेम किए ना, तो उसके दिमाग में है कि ओसी में टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, आईओसी में भी नहीं है, तो पीसी में टाइम दे देगा। उसने बनाया पेपर, उसको मालूम है कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लेगा, वेल बैलेंस्ड आने वाला है। तो इसमें अप्रोच बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी, लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करना। तो अब अपन बात करें तो बताइए, अगर मुझे प्रोडक्ट दिए गए हैं तो मैं रिएक्टेंट बना सकता हूं। कैसे? ऑक्सीजन हटा दे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दे। तो जिस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बने हुए हैं, उन कार्बन के बीच में क्या बना दीजिए? डबल बॉन्ड। तो आप कह सकते हैं दिस विल बी द रिएक्टेंट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। एक बार आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, हाथों हाथ ओजोनोलाइसिस करवाओ, यही प्रोडक्ट बनेंगे क्या? जी हाँ। तो ये आपके सामने बने हुए क्या रहेगा? प्रोडक्ट।
तो हम रिएक्टेंट भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कई बार इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है तो हमें तकलीफ हो जाती है। जैसे सर बताइए, मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनकर आ गया है, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनकर आ गया है, कहता है बस यही है जो है और कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप पहचान कर बताइए रिएक्टेंट क्या रहा होगा। तो इस बार जो डबल बॉन्ड रहे होंगे वो कौन कौन से कार्बन के बीच में रहे होंगे, जिन्होंने ऑक्सीजन के साथ क्या बना रखा है, डबल बॉन्ड। इसने भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है और इसने भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है। इसका मतलब डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में रहा होगा। सही कह रहा हूं क्या? तो इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड, रिंग फॉर्मेशन होगी। क्लियर? अब रिंग साइज डिटरमाइन करने में फिर रहते हैं 12 तो सर की नोटबुक से आ गई, 12 तो सर की, बोलेगा अगली बार फिर आ जाएंगे सिलेक्शन, तो क्योंकि 3 ओसी में गए, 3 पीसी में गए और 3 आईओसी, खत्म खेल। मैं आपका फिजिक्स की तो मैं बात ही, बायोलॉजी में तो आपके पूरे पूरे आते ही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आपको बहुत अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन वाला बच्चा एकदम अलग होता है, उसको मालूम है उसके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ सकता हूं। नेक्स्ट, अगर अपन बात करना चाहें तो आप थोड़ा सा अलग वैरायटी का क्वेश्चन हमारे सामने रहेगा। जेईई एडवांस में पूछा, फिर बाद में नीट में भी पूछा कि अगर आपको ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट दे दिए जाएं तो क्या आप रिएक्टेंट बता सकते हैं? डेफिनेटली बता सकते हैं। अभी हम पाई बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ रहे थे, फिर आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन हटा देंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। नीट में भी आया क्वेश्चन, क्योंकि जेईई में पहले ही आ चुके हैं। आगे बढ़ सकता हूं, चलिए अगले में थोड़ा सा उल्टा रिवर्स प्रोसेस चलेगा। कहता है ये ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट है, ये आपके सामने बनकर आया है ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट। कैन यू टेल मी द रिएक्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन, कि इस रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या होने वाला है? ये हमारे सामने रिएक्टेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रिएक्टेंट। अब इस क्वेश्चन की दोस्तों दो अप्रोच हो सकती है। कितने अप्रोच हो सकती है? दो। अप्रोच नंबर 1, चार ऑप्शंस में ओजोनोलाइसिस करो और चेक करो किसमें ये प्रोडक्ट बन रहा है। क्लियर? तो आपको पता चल जाएगा किसमें प्रोडक्ट बन रहा है। अप्रोच नंबर 2, आप सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर चले जाओ। पहले वाली अप्रोच में दिक्कत आ सकती है, क्यों? मान लीजिए करेक्ट आंसर 4 है, तो पहला ऑप्शन सोल्व किया, ये प्रोडक्ट नहीं बना। दूसरा ऑप्शन सोल्व किया, ये प्रोडक्ट नहीं बना। तीसरा ऑप्शन सोल्व किया, ये प्रोडक्ट नहीं बना। चौथा ऑप्शन सोल्व किया, यही प्रोडक्ट बन गए। आपने टिक लगाया, खुशियां मनाई, बहुत बढ़िया। एग्जाम में कहता और भी अच्छा, मेरा भी काम हो गया, क्योंकि जो तूने 3 ऑप्शन सोल्व किए ना, तो वो पीछे क्वेश्चन छूट रहे थे। और अब तो और भी दिक्कत वाली बात, अब जो सेक्शन बी हटाया ना दोस्त, उससे कमजोर विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम, जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग का जो अप्रोच वाला टाइम था ना, वो मिसिंग हो गया था कोविड के बाद। कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसका पेपर पूरा नहीं होता ठीक ठाक। अब आएगी दिक्कत है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा 20 मिनट मिल रही थी ना, उससे ओएमआर फिलिंग और उसमें बहुत बेनिफिट मिल रहा था। अगर घटिया अप्रोच के थ्रू भी चल रहे थे ना, तो 20 मिनट कंपनसेट करवा रहा था कहीं ना कहीं। लेकिन अब क्वेश्चन फ्रेमिंग बिल्कुल भाई साहब लाइन बाय लाइन चलेगी। अगर एग्जामिनर ने 45 क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री में फ्रेम किया ना, तो उसके दिमाग में है कि ओसी में टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं है, आईओसी में नहीं है, तो पीसी में टाइम दे देगा। उसने बनाया पेपर, उसको मालूम है कौन सा क्वेश्चन कितना टाइम लेगा, फेल बैलेंस आने वाला है। तो इसमें अप्रोच बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी, लिमिटेड टाइम के अंदर सॉल्व करना। तो अब अपन बात करें तो बताइए, अगर मुझे प्रोडक्ट दिए गए तो मैं रिएक्टेंट बना सकता हूं कैसे? ऑक्सीजन हटा दे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दे। तो जिस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बने हुए, उन कार्बन के बीच में क्या बना दीजिए? डबल बॉन्ड। तो आप कह सकते हैं दिस विल बी द रिएक्टेंट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। एक बार आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, अथवा ओजोनोलाइसिस करोगे, यही प्रोडक्ट बनेंगे क्या? जी हां, तो ये आपके सामने बने हुए क्या रहेगा प्रोडक्ट, हम रिएक्टेंट भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कई बार इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होती है तो हमें तकलीफ हो जाती है। जैसे सर बताइए, मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनकर आ गया है, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनकर आ गया है, कहता है बस यही है जो है और कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो आप पहचान कर बताइए रिएक्टेंट क्या रहा होगा। तो इस बार जो डबल बॉन्ड रहे होंगे वो कौन कौन से कार्बन के बीच में रहे होंगे, जिन्होंने ऑक्सीजन के साथ क्या बना रखा है? डबल बॉन्ड। इसने भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है और इसने भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रखा है। इसका मतलब डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में रहा होगा। सही कह रहा हूं क्या? तो इसका मतलब इस कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड, रिंग फॉर्मेशन होगी। क्लियर? अब रिंग साइज डिटरमाइन करने में फिर दिक्कत आती है। तो रिंग साइज जब भी डिटरमाइन करनी हो ना, नंबरिंग कर लिया करो, उसका आईपैक नंबरिंग से कोई लेना देना। इस कार्बन को नंबर 1 बोल दूं, इसको नंबर 2, इसको नंबर 3, इसको नंबर 4 और इसको नंबर 5। तो आप पहचान सकते हैं डबल बॉन्ड किसके बीच में है? 1 एंड 5। तो यहां पर 5 की रिंग बनेगी, इस प्रकार से बन गई है। ये हमारा था कार्बन नंबर 1, ये था कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 2, 3 एंड 4। बताइए डबल बॉन्ड किस किस के बीच में रहा होगा? 1 एंड 5। तो डबल बॉन्ड 1 एंड 5 के बीच में बना दीजिए। अब देखो 1 पर कुछ और लगा है क्या? हाइड्रोजन। बताने की जरूरत नहीं है, यहां तक हाइड्रोजन से मत बताओ उनको। 5 पर कौन लगा है? मिथाइल। तो ये आपके सामने मिथाइल लगा दीजिए। तो इसका ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, तो आप रिंग से भी रिएक्टेंट्स बता सकते हैं। एक ही प्रोडक्ट आपके सामने है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो प्रोडक्ट बना होगा उसमें, सॉरी, जो रिएक्टेंट रहा होगा उसमें क्या रही होगी? रिंग रही होगी। तो जब डबल बॉन्ड टूटा होगा तो ये अभी भी पीछे की साइड से एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। तो इस प्रकार से भी आप बता सकते हो। और देखिए, इससे आपको साफ साफ पता चल रहा है कि कोई हमें ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट बता दे तो हम रिएक्टेंट बता सकते हैं। मतलब हम ये बता सकते हैं कि किन दो के बीच में पाई बॉन्ड था। अगर कोई मुझे बता दे कि एक एल्कीन का ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ये है, तो क्या मैं एल्कीन बता सकता हूं? हां। और क्या मैं ये बता सकता हूं किन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड था? जी हां,
बता तो दिया। क्या मैं ये बता सकता हूं किन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड था? जी हां, बता तो दिया। तो यही तो पॉइंट एनसीईआरटी लिखता है कि यूजिंग दिस रिएक्शन यू कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। लेकिन हम उसको रट्टा मारने पर ज्यादा विश्वास देते हैं। क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आया कि आप ही ने बताया है किन दो कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है। जल्दी से सुलटाएंगे और इस पॉइंट को लेकर अगली रिएक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। सुलटा दिया है? नोट लगाकर लिख दीजिए भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आप जानते कितनी देर से एक रिएक्शन चल रही है, तो उससे क्या फर्क पड़ा है? टाइम बढ़ गया तो बढ़िया टाइम लिया हम सिलेबस को खत्म करें। लिखिए, दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल, दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल, दिस रिएक्शन इज हाईली यूजफुल in detecting the position of this reaction is highly useful in detecting the position of the double bond in alkenes, in detecting the position of the double bond in alkenes and in alkynes, हम एल्काइंस की बात एल्काइन चैप्टर में करेंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन्स, ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन्स, ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन्स आर कार्बोनिल कंपाउंड्स, ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट्स ऑफ एल्कीन्स आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। एल्डिहाइड, कीटोन, इनको क्या बोलते हैं हम? कार्बोनिल कंपाउंड। तो इनके जो ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट है वो क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। चलिए, तो आपकी जो टेक्निकली एडिशन रिएक्शन थी एनसीईआरटी की, वो हमने सारी सुलटा दी। एल्कीन्स में कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन बताई थी दोस्त? 3। पहली थी हमारे सामने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हालांकि ये ओजोनोलाइसिस का भी एग्जांपल है, पर मैं आपको समझाना चाहता था कि ओजोन का नेचर इलेक्ट्रोफिलिक है। आप समझिए, जब ओजोनोइड बना तो ओजोन इलेक्ट्रोफाइल की तरह तो ऐड हुआ एल्कीन के ऊपर, तो ये एक प्रकार का ओजोनोइड फॉर्मेशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही तो है। ये देखिए, आपका ओजोन डबल बॉन्ड पर क्या हो गया है? ऐड हो गया है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो मैंने इसको इधर ही सुलटा दिया है, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था फ्री रेडिकल एडिशन, और तीसरा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। पहले हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को ले लेते हैं, क्योंकि वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपको याद दिलाना बाकी है, ठीक है। तो सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस की तरफ बढ़ेंगे, एल्कीन्स की। नेक्स्ट हमारे सामने सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शंस, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनको हम क्या बोलते हैं? FRSR, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शंस में लिखता है, अंडर सुटेबल कंडीशंस एल्कीन्स आल्सो अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि उसने कोई एग्जांपल नहीं दिया है। आइए अब हम बात करते हैं किस तरीके की बातें यहां पर हो सकती हैं। कुछ देर के लिए सभी के पेन डाउन होने चाहिए। मान लीजिए ये हमारे सामने एक एल्कीन है दोस्त, क्या है? एल्कीन। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, किसके साथ रिएक्शन करवाई जा रही है? Br2 के साथ। किसके साथ? Br2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। CCl4। आधे से ज्यादा जनता क्या सोचती है कि इसकी वजह से रिएक्शन हो रही है। अबे मूर्ख इंसान, ये सॉल्वेंट है, नॉन न्यूक्लियोफिलिक। ये नहीं रिएक्शन की टाइप डिसाइड करता है, कभी सोचो यहां ये डिसाइड करता है। क्लियर? रिएक्शन की कंडीशन क्या है? रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। क्लियर? इन डार्क, रूम टेम्परेचर इन डार्क आपकी रिएक्शन हो रही है। जब ये रिएक्शन होगी तो पता है रिएक्टिव साइट अंडर दिस कंडीशन क्या है? डबल बॉन्ड। रूम टेम्परेचर का मतलब है रिएक्शन इज कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब लो टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, और इस कंडीशन पर आपका जो हैलोजन है
वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर जुड़ जाएगा। एंड विच रिएक्शन विल टेक प्लेस अंडर दिस कंडीशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विल टेक प्लेस। हमने ऐसी रिएक्शंस ऑलरेडी पढ़ी हैं, तो यहां पर EAR हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EAR। सर थोड़ा सा बताओगे? पूरा मैकेनिज्म बता चुका हूं। ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा, वो अटैक करके रिंग ओपन हो जाएगी। तो यहां पर हमारे सामने जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्त, वो बनेगा विसिनल डाई ब्रोमाइड। हाँ या ना? बिल्कुल सही। सो इन दिस कंडीशन vicinal dibromide is formed. But if the reaction conditions are being changed, रिएक्शन कंडीशन को क्या कर दिया जाए? चेंज कर दिया जाए। जैसे अगर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट का मतलब हाई टेम्परेचर, high temperature, in the presence of UV light, in the presence of H nu, these are the conditions of generation of free radical. ये दोनों रिएक्शन कंडीशन एंटायरली डिफरेंट हैं। आप इससे पहले कभी मेंशन भी नहीं करते रूम टेम्परेचर डार्क, कुछ नहीं, बस Br2 आया, Br प्लस Br माइनस जोड़ जोड़ के रिएक्शन करवाते रहते हैं, क्योंकि ये जब पढ़ते हैं तो इसका आइडिया नहीं होता है, और जब ये पढ़ते हैं तो उसका आइडिया नहीं होता, और एग्जाम में दोनों एक साथ रख देता, हम सुलझ जाते हैं। क्लियर? आइए अगर हम इन चीजों पर ध्यान दें तो अंडर दिस कंडीशन हम जानते हैं क्या जनरेट होगा? Br रेडिकल विल बी जनरेटेड, और Br रेडिकल आप जानते हैं उस हाइड्रोजन को हटाना चाहेगा जिसके हटने पर रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। बोला कि नहीं बोला? तो बताइए, ये वाला CH बॉन्ड सबसे वीक है, ये वाला CH बॉन्ड सबसे, क्योंकि यहां से बॉन्ड टूटने के बाद रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो अगर हाई टेम्परेचर दिया हुआ है तो अंडर दिस कंडीशन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन विल टेक प्लेस। कितनी रिएक्टिव साइट बताई थी एल्कीन्स में? 2। एडिशन डबल बॉन्ड पर और सब्स्टिट्यूशन एलाइलिक कार्बन के ऊपर। तो इस कंडीशन पर एडिशन नहीं दोस्त, क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। और सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा? आपके एलाइलिक कार्बन के ऊपर होगा, और यहां से आपका एलाइलिक हाइड्रोजन हट जाएगा, और बताइए उसकी जगह कौन ले लेगा? Br। सो ये तो हमने एल्केन वाले चैप्टर के साथ ही सुलटा दिया था। थोड़ा सा मैकेनिज्म रिकॉल करवाऊं। चेन इनिशिएशन, जनरेशन ऑफ Br रेडिकल, अंडर दिस कंडीशन नो रेडिकल विल बी जनरेटेड। सही बात है कि नहीं? तो दोनों रिएक्शन में कोई कंपटीशन ही नहीं है, यहां रेडिकल जनरेट ही नहीं हो रहा है। क्लियर? यहां पर Br रेडिकल जनरेट हुआ है, तो चेन इनिशिएशन, जनरेशन ऑफ Br रेडिकल। नाउ चेन प्रोपेगेशन, स्टेप नंबर 1, दिस Br रेडिकल विल अब्स्ट्रैक्ट, मतलब हटाएगा H को, और उस H को हटाएगा जहां से रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। और दोस्त यहां से अगर आपने हटाया तो फॉर्म्ड रेडिकल विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। हाँ या ना? इसीलिए इस वाले H के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो रेडिकल आपका बनेगा इसके हटने के बाद, दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो Br का फंडा क्लियर है, उसी H को हटाएगा जहां से रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो ये चेन प्रोपेगेशन का पहला स्टेप होगा, जहां से H को हटाकर एलाइल रेडिकल जनरेट करेगा। चेन प्रोपेगेशन के दूसरे स्टेप में ये एलाइल रेडिकल वापस से Br2 पर अटैक करके Br जोड़ देगा और Br रेडिकल जनरेट कर देगा। एंड दिस प्रोसेस विल कीप रिपीटिंग। अब देखो नीट 2016, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। उसने लिखा Br2 गैसियस, Br2 गैसियस। बताइए अंडर दिस कंडीशन you will go for electrophilic addition or you will go for free radical substitution। भाई साहब शानदार क्वेश्चन था, और जो इंक्लूडिंग मी को बोलता है ना कि अपने नोटबुक से आता है, तो 2015 में चेक कर लेना, आइडिया तक भी नहीं था। ये नीट वाला होता है जो चीजों को सिखाता अच्छा एग्जामिनर, जेईई एडवांस सिखाता है, मैच ही नहीं करने देता है, जो पूछ चुका उस पर दोबारा बात करता ही नहीं है। तो Br2 रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, और क्या दिया है? गैसियस। इट मींस टेम्परेचर इज हाई, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाई जा रही है, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन होगा। या फिर आप जानते हैं Br2 का एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है, कौन? NBS। इन द प्रेजेंस ऑफ H nu, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, Br रेडिकल जनरेट होकर आएगा यहां से। तो अंडर दिस कंडीशन भी आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सेम। तो यहां से आपका कौन हट जाएगा? हाइड्रोजन, और कौन लगा हुआ मिलेगा? Br।
अंडर दिस कंडीशन भी बताइए कौन हट जाएगा आपका, हाइड्रोजन, और कौन लगा हुआ मिलेगा, Br। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या? तो आपको ध्यान रखना है, हाई टेम्परेचर फेवर सब्स्टिट्यूशन एंड लो टेम्परेचर फेवर एडिशन। पक्का? चलिए, अगर मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, ये साइक्लोहेक्सीन रिएक्शन करवा रहा हूं किसके साथ, Br2 के साथ, नथिंग इज मेंशन, मींस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर। तो यहां पर अगर मैंने रिएक्शन करवाई है तो बताइए अंडर दिस कंडीशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन विल टेक प्लेस, रिएक्शन विल गो वाया द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। पर वहीं पर अगर मैंने रिएक्शन कंडीशन चेंज कर दी है, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या फिर अगर अपन बात करना चाहें रिएक्शन करवा दी है NBS इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या इन द प्रेजेंस ऑफ HNu, देन Br रेडिकल विल बी जनरेटेड, एंड रेडिकल के केस में एलाइलिक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट सबसे आसान। क्यों? क्योंकि यहां से हटने के बाद बनने वाला रेडिकल आपका क्या रहेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोग। ए हाई टेम्परेचर फेवर सब्स्टिट्यूशन और एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। रेडिकल जनरेट हो रहा है Br2 से, तो आप समझो एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक H रिप्लेस होगा, और रेडिकल की जनरेशन की कंडीशन नहीं है, तो फिर आपके डबल बॉन्ड पर एडिशन होगा। इधर वाली रिएक्शन आपके रूम टेम्परेचर और डार्क में नहीं हो सकती, पर उधर वाली रिएक्शन आपके रूम टेम्परेचर और डार्क में हो सकती है। मल्टीपल टाइम पूछे गए क्वेश्चंस है, पूछे जाते रहेंगे। एडिशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन, लो टेम्परेचर फेवर्स एडिशन एंड हाई टेम्परेचर फेवर्स सब्स्टिट्यूशन। अगर X2 से X रेडिकल जनरेट हो रहा है तो एल्कीन्स में उसके लिए रिएक्टिव साइड कौन सी होगी, एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन का H हटाकर X लग जाएगा वहां पर, सब्स्टिट्यूशन वाली कंडीशन है। अगर रेडिकल जनरेशन नहीं हो रहा है तो फिर एडिशन वाली कंडीशन है, डबल बॉन्ड पर हैलोजन जाकर जुड़ेगा। किस प्रकार से पूरी रिएक्शन होती है, इसका दोबारा मैकेनिज्म ELP के डिस्कशन में मैंने पूरा बताया है यहां पर कि किस प्रकार से ये वाली रिएक्शन पूरी हुई है, वापस से पूरा मैकेनिज्म। तो आप देख सकते हैं जिनके वीडियो सॉल्यूशन अपन ने शेयर किए हुए हैं उनमें जाके देखेंगे तो वापस से पूरा डिस्कशन हो रखा है और क्लियरिटी आपको आ जाएगी। नोट लगाकर एक पॉइंट लिख देंगे भाई, एक रिएक्शन पूरी हुई है ले देकर, दैट इज ओजोनोलाइसिस। मजे के साथ साथ सिलेक्शन भी आना चाहिए भाई, आना ही चाहिए भाई, मेरी औकात नहीं है, नहीं है, साफ बोलता हूं। मेरी कोई सेटिंग, अगर मेरे को वहां से पेपर लीक करवाने की सेटिंग होती तो मैं इतने फेफड़े कहीं अभी तक एक्सपेक्टेड लिखा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड का मतलब ही नहीं रह गया आजकल। मैं एक्सपेक्टेड लिखूंगा, एक मास्टर बोलेगा एक्सपेक्टेड क्या, ये लेना पेपर। अपनी उतनी अप्रोच नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, अपने लीक करवाने की कोई औकात नहीं है, तो पढ़ा सकते हैं, पढ़ाएंगे, पॉइंट लिखेंगे भाई मेरे। डाइवर्ट करने में तुम सबसे आगे हो कि अगली क्लास में लिखाए तो बढ़िया है। लिखिए, लो टेम्परेचर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ X2, लो टेम्परेचर and high concentration of X2, low temperature and high concentration of X2, low temperature and high concentration of X2, ब्रैकेट में लिख सकते हो Cl2 and Br2। F2I2 की बात हम करते ही नहीं, Cl2 and Br2, close the bracket। favors electrophilic addition, low temperature and high concentration of X2 favors electrophilic addition, मतलब under this condition addition will take place at carbon carbon double bond। next point, उल्टा कर दो एकदम,
high temperature and low concentration of X2. High temperature and low concentration of X2. High temperature and low concentration of X2 favors free radical substitution. Favors free radical substitution. Favors free radical substitution. किसको फेवर करता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फेवर करता है. नेक्स्ट और लास्ट देखिए, ये हम पहले भी कर चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको याद दिलाना बाकी है कि आपके बेंजीन वाली भी एल्काइल बेंजीन्स में भी ये भी बिल्कुल आपके उसी तरीके से काम करता है. ये देखो, गौर से देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, तो अभी तक उसको एलाइलिक बोलते थे, अब क्या हो गया ये बेंजाइलिक. हालांकि ये CH बॉन्ड भी हाईली वीक है बिकॉज रेडिकल अगेन रेजोनेंस स्टेबलाइज. तो अगर आप रिएक्शन करवाते हो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H, आप रिएक्शन करवाते हो वापिस से Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H, आप रिएक्शन करवाते हो Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या फिर आप रिएक्शन करवाते हो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या फिर आप रिएक्शन करवाते हो NBS इन द प्रेजेंस ऑफ HU. अगेन आप बता दीजिए क्या होगा? बेंजाइलिक हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड. इसमें तो एडिशन का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है क्योंकि आप जानते हैं यहां पर एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती. तो या तो यहां Cl लगा हुआ मिलेगा या फिर यहां पर Br. सिमिलर कंडीशंस आप एल्कीन के साथ भी जा सकते हो. मतलब किसके केस में? अगर अपन बात करना चाहें Cl2 के केस में, अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो किसके साथ? Cl2 के साथ. हाई टेम्परेचर मतलब 400 से 500 डिग्री सेल्सियस. आप बताइए हाई टेम्परेचर, देन Cl रेडिकल विल बी generated. Under this condition you will go for addition or substitution? Under this condition we will go for substitution. One of the allylic hydrogen will be replaced by Cl. लेकिन अगर रिएक्शन उल्टा करवा रहे होते हम Cl2 के साथ रूम टेम्परेचर पर, किस पर? रूम टेम्परेचर पर हम रिएक्शन करवा रहे होते इन डार्क, तो पहले मुझे बताओ क्या आपका Cl2 रिएक्शन करता है कि नहीं करता? करता. ऐसा नहीं है कि रेडिकल जनरेशन नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, करेगा, पर रिएक्शन के होने का अंदाज थोड़ा सा अलग होगा. इस बार आपके Cl आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे, यानी कि कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. चलिए आज का इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में. आप एनसीईआरटी को बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें. क्लियर? ELP ऑलमोस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं भाई, तो ELP सॉल्व करना शुरू कर दें. 1 2 3 4 सारी ELP सॉल्व करें. मैंने पहले से ही सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर बनाकर डाले हुए, आप देखते रहें.